हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश गढ़वाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु योगेश जी में। आज हम कक्षा 9th विज्ञान का चैप्टर जो नया स्टार्ट करने वाले हैं वह है अध्याय 4 परमाणु की संरचना। इसके पहले मैंने अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 पर भी वन शॉट में वीडियो बनाया है, जो वार्षिक परीक्षा 2026 9th की जो होने वाली है 16 मार्च को, उसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं, जिसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यह जो मैंने अध्याय कंप्लीट किए हैं यह निदानात्मक मॉड्यूल से कंप्लीट किए हैं, जिससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप यदि इनको अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो निश्चित तौर पर परीक्षा में आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले मेरे जो वीडियोस हैं यह आपको मिल सकें और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। साथ ही मेरा वीडियो आप अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तब आप उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस अध्याय 4 की ओर। तो परमाणु संरचना के अंतर्गत जो आने वाला है, यह हमने पिछले अध्याय में हमने बात की थी कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, ये सब हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि जितने भी द्रव्य या मैटर या पदार्थ होते हैं वह सब परमाणुओं से ही बने होते हैं, जिसको हमने अविभाज्य कण यानी जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, यह हमने इसे कहा है परमाणु को। तो लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि परमाणु जो है अविभाज्य कण नहीं है। 19वीं शताब्दी के अंत तक यह पता चल चुका था कि परमाणु जो होता है यह अविभाजित नहीं है, अर्थात इसके अंदर भी कुछ कण मौजूद होते हैं जिनको हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो हम इस अध्याय के अंतर्गत जो चर्चा करने वाले हैं वह इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में हम जानकारी मिलेगी इस अध्याय से। फिर आप ये जान पाएंगे कि जो परमाणु है उसकी संरचना होती कैसी है, उसके विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार कौन कौन से मॉडल दिए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु भार क्या होता है, समस्थानिक या आइसोटॉप क्या होता है और समभारिक या आइसोबार क्या होते हैं। साथ ही साथ हम किस प्रकार से किसी भी तत्व के अंदर परमाणु संख्या के आधार पर उनकी संरचना का चित्र हम कैसे बनाएंगे, उनका आरेख हम कैसे बनाएंगे, जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर इन सभी बातों के अलावा भी और कुछ अन्य बातों की भी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहली इसमें हम बात अब जो करें वो यह है कि परमाणु जो है, जैसे हमने अभी कहा कि अब हमें पता चल चुका है कि परमाणु अविभाजित नहीं रहा, तो वह 3 प्रमुख मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु के अवपरमाणु कण कहते हैं। और परमाणु के इन्हीं अवपरमाणु कणों को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय जाता है वह जाता है जे टॉमसन या जे थॉमसन को, जिन्होंने कैथोड किरणों से यानी ऋणावेशित किरणों से इसकी खोज की थी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऋणावेशित कण, और इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय जो है वो गोल्डस्टीन को जाता है, हालांकि कहीं कहीं रदरफोर्ड के नाम का भी उल्लेख होता है। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी परमाणु की, जो कि धनावेशित होता है। फिर आता है न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो सबसे लास्ट में की थी जिनका नाम था चैडविक। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जिनका आप खोजकर्ता का नाम कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। गोल्डस्टीन ने ही सन 1886 में एक विकिरण की भी खोज की थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था केनाल रे या केनाल किरणें। ये धनावेशित विकिरण थी। इसी के आधार पर दूसरे अवपरमाणु कणों की खोज भी संभव हो पाई, और इनमें जो आवेश था वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर तो था लेकिन विपरीत था। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा प्रोटॉनों का जो द्रव्यमान होता है वह 2000 गुना तक अधिक होता है। जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब वह अनावेशित कण
होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण हो गया, प्रोटॉन धनावेशित कण हो गया और न्यूट्रॉन जो है वह अनावेशित कण हो गया, जिसको n से दर्शाया जाता है और इसके ऊपर हम 0 लगा देते हैं। इलेक्ट्रॉन को E से प्रदर्शित किया जाता है और प्रोटॉन को P से प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु के नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई। अब हम ध्यान दें, नेक्स्ट जो बिंदु है ये मैंने आपको बता दिया है ई गोल्डस्टीन के बारे में और प्रोटॉन की खोज के बारे में। यहाँ पर आप देख लीजिए, सन 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जो कि अनावेशित होता है, मतलब इस पर कोई भी आवेश, अनावेश मतलब कोई आवेश नहीं होता है। फिर अब आगे वैज्ञानिकों ने खोज की कि भाई परमाणु दिखाई कैसे देता है, उसकी रचना कैसे होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये सब जो हैं, ये अब परमाणु कण कहाँ और कैसे विद्यमान रहते हैं, कैसे उपस्थित रहते हैं, इनके बारे में वैज्ञानिकों ने फिर खोज की आगे और अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। सबसे पहला मॉडल जो प्रस्तुत किया वह था जे टॉमसन के द्वारा, और इन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। और उन्होंने क्या बताया कि टॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, और धनावेशित एवं ऋणावेश परिमाण में कैसे होते हैं, परिमाण मीन्स मात्रा में कैसे होते हैं, समान होते हैं। इसीलिए परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। मतलब उदासीन यानी यदि 10 धन चार्ज है तो 10 ऋण चार्ज भी होंगे, तो धन और ऋण दोनों एक दूसरे को प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार से वह जो होता है परमाणु क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। मान लीजिए यदि परमाणु में 10 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी, तो उस पर धन चार्ज आ जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो उस पर ऋण चार्ज आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। परमाणु जो होता है ना तो धन चार्ज वाला होता है ना ऋण वाला होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की जो आवेश होते हैं वो समान होते हैं, इसलिए वो उदासीन कहलाता है। यह बिंदु अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, रिक्त स्थान में या सही जोड़ी में भी पूछा जा सकता है। तो हम टॉमसन के बारे में यहाँ थोड़ा सा चित्र तरबूज के गोले से समझ लेते हैं। आप सभी ने तरबूज का देखा ही है कि तरबूज का जो लाल भाग होता है, देखिए यहाँ पर जैसे परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा होता है। लाल भाग के अंदर आपने जो बीजे लगे होते हैं उसके वो देखे होंगे, तो उनको हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। यहाँ पर इस चित्र में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि एक धनावेशित गोला बनाया है, और इस धनावेशित गोले को मतलब ये पूरा रेड वाला जो भाग है ये पूरा गोला है, इसको हम धनात्मक गोला कहते हैं। और जो ऋणावेश है वो कैसे इसमें धंसे हुए, ठीक वैसे ही जैसे तरबूज के अंदर बीज धंसे हुए होते हैं। तो ये जो मॉडल दिया था ये जे टॉमसन के द्वारा दिया गया था। हालांकि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की बात तो पता चल गई, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों ने फिर जो प्रयोग किए तो उनके जो परिणाम थे वो इस मॉडल के द्वारा उनको हम समझा नहीं पाए, इसीलिए इस मॉडल को खारिज कर दिया गया। केवल उदासीनता वाली जो बात है, विद्युत उदासीन होता है, ये इसको मान्यता मिली। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने फिर प्रयास किया परमाणु मॉडल नया देने का। और रदरफोर्ड ने क्या किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड फिर अब यह जानने के लिए इच्छुक हो गए कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के अंदर कैसे व्यवस्थित रहते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया। अक्सर प्रश्न आता है कि सोने की पन्नी क्यों चुनी, तो वह इसलिए चुनी क्योंकि वो बहुत पतली परत चाहिए ताकि परमाणु हम आसानी से उसमें कर पाएँ। अब एक परमाणु, तो क्योंकि परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है तो किसी एक परमाणु को तो हम संभव नहीं है उस पर प्रयोग करना, क्योंकि वो तो बहुत सूक्ष्म दिखाई भी नहीं देगा। तो इसलिए पतले से पतली पन्नी का इस्तेमाल करना है, मतलब पतली चादर जो है सोने की उस पर प्रयोग करना है। तो सोने की पन्नी जो होती है यह लगभग कितनी मोटी मानी गई, लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर यह मोटी थी। अब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने रदरफोर्ड ने इस प्रकार से, देखिए यह एक पन्नी बनी हुई है, इसमें ये जो गोल बने हुए हैं ये सब परमाणु मान सकते हैं आप, ये परमाणु हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण जो हैं, अल्फा कण क्या होते हैं, ये द्विआवेशित वाले हीलियम के कण होते हैं, यानी धनावेशित कण होते हैं ये, और इनका द्रव्यमान कितना होता है, 4 म्यू के बराबर होता है, 4 यू होता है इनका द्रव्यमान। ये तेज गति से जब चलते हैं तो इनके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा होती है, पर्याप्त मात्रा में। तो ये अल्फा कणों की बौछार उन्होंने इस पतली चादर पर गिराई। जब इस पतली चादर पर उन्होंने उन कणों की बौछार की
तो यहाँ पर उनको तीन महत्वपूर्ण चीज़ें पता चली। देखिए हम पहले उसको पढ़ लें, फिर मैं आपको चित्र के माध्यम से उसको स्पष्ट कर दूंगा। सबसे पहला उन्होंने देखा कि कुछ कण जो है सोने के परमाणु से टकराकर आर पार निकल जाते हैं, यानी सोने के कणों जो पन्नी है उसमें से अधिकांश कण, देखिए आप यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर जो कण हैं ये देखिए यहाँ से टकरा कर क्या हो रहे हैं, वो कण इस प्रकार से देखिए चले सीधे बाहर निकल गए, ये यहाँ पर भी बाहर निकल गए, बाहर मतलब सीधी रेखा में बिल्कुल बाहर निकल गए, इनमें कोई भी विक्षेपण नहीं हुआ, मतलब इनकी दिशा में एक रत्ती मात्र का भी अंतर नहीं आया, बिल्कुल सीधी रेखा में ये निकल गए आर पार। तो एक ये वाला पॉइंट इनको पता चला। दूसरा प्रयोग में जो इनको दिखा वो अवलोकन क्या था कि कुछ कण सीधी रेखा में चलकर अपने मार्ग से विचलित हो गए। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे नीचे लास्ट वाला जो दिखाई दे रहा है परमाणु यहाँ पर एक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, ये रेखा यहाँ से गई और ये विक्षेपित हो गया, मतलब ये क्या हो गया, आड़ा यानी थोड़ा सा तिरछा हो गया, देख सकते हैं ये इसका मार्ग बदल गया, इसका रास्ता चेंज हो गया है। तो एक ये वाला उनको परिणाम मिला। और तीसरा परिणाम जो आश्चर्यजनक था बिल्कुल, वह जो उनको मिला वो बहुत ही आश्चर्यजनक इसलिए था क्योंकि जिस प्रकार से हम एक 15 इंच के तोप के गोले को यदि हम टिश्यू पेपर पर मारें तो वह टकराकर वापस आ जाएगा, जो कि हमारी कल्पना से भी बाहर का है। तो ठीक वही यहाँ पर हुआ। ये देखिए यहाँ पर 12,000 में से एक कण ऐसा था जो कि टकराकर वापस आ गया। ये वाला यहाँ पर कण आप देख सकते हैं, ये वाला कण यहाँ से चल रहा है, टकरा करके यहाँ जा रहा है और यहीं से टकरा कर वापस आ गया, वापस उसी मार्ग पर लौट आता है। तो यहाँ तीन चीज़ें पता चली, तीन अवलोकन के आधार पर। ये अवलोकन इनके हैं इस प्रकार से, देखिए फिर हम इनके परिणाम के बारे में बात करेंगे और इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। देखिए यदि मान लीजिए आपके सामने एक खिड़की है या विंडो है और उस विंडो में आपके सामने 3 फीट बाय 3 फीट की एक विंडो मान लीजिए आप, उसके अंदर हमने एक केवल बीच में एक छोटा सा डॉट लगा के रखा है या एक छड़ लगा के रखी लोहे की, आप थोड़े समय के लिए मान लें। हम उसमें से यदि पत्थर फेंकें आंख बंद करके या डायरेक्ट, तो ज़्यादातर पत्थर क्या हो जाएंगे, विंडो से बाहर निकल जाएंगे, आर पार हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे पत्थर फेंकने के बाद कोई एक पत्थर ऐसा होगा जो उस छड़ से टकराकर वापस लौट आएगा। इसका मतलब बीच वाला जो भाग है जहाँ छड़ है वो ठोस है। तो यहाँ पर भी जो निष्कर्ष निकले, जो रिजल्ट मिला, जो परिणाम मिले, वो क्या मिले, वो इस प्रकार मिले इन्हीं के आधार पर कि परमाणु के चारों ओर अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है, अर्थात खाली है, बिल्कुल रिक्त है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये पहला पॉइंट पता चला, क्योंकि ज़्यादातर जो हैं वो कण क्या है, अल्फा कण आर पार निकल गए थे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो परमाणु का ज़्यादातर भाग क्या है, खोखला या खाली है। दूसरा बिंदु क्या पता चला कि परमाणु के केंद्र में जो है नाभिक पाया जाता है, यह धनावेशित होते हैं और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि वो धनावेश होता है, तो देखिए जो अल्फा कण होते हैं वह भी धनावेशित कण होते हैं। आप सभी को मालूम है कि धन और धन यदि होता है तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर दूर करेंगे। ये जैसे आपने मैग्नेट को देखा होगा, यदि हम मैग्नेट लें तो दो मैग्नेट अगर छड़ चुंबक हम लेते हैं, उनके दो सिरे यदि हम पास में लाते हैं, यानी दोनों ध्रुवों को, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हो यदि सामने लाएंगे तो वो दोनों तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। लेकिन अगर हम उनके सजातीय ध्रुव यानी कि दोनों एक समान, यानी दोनों अगर उत्तरी ध्रुव पास में लाएंगे या दोनों दक्षिणी ध्रुव आसपास लाएंगे सामने, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, वो दूर कर देते हैं, मतलब प्रतिकर्षित कर देते हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि यहाँ पर परमाणु का जो बीच वाला भाग है वह क्या है, धनावेशित है। इसी कारण, और अल्फा कण भी धनावेशित है, तो जब धनावेशित का कण उसके पास जा रहा है तो वहाँ से नाभिक उसको प्रतिकर्षित कर दे रहा है, मतलब वापस कर दे रहा है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि परमाणु जो होता है वह कैसा होता है, धनावेशित होता है। इसमें फिर तीसरा है इलेक्ट्रॉन पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। अब ये वर्तुलाकार मार्ग क्या होता है, तो वर्तुलाकार मार्ग मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको देख करके देखिए। वर्तुलाकार मार्ग कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें हमें इस प्रकार से कुछ आपको दिखाई देगा वर्तुलाकार मार्ग।
दिख रहा होगा आपको। इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से है ये वर्तुलाकार मार्ग। तो वर्तुलाकार मार्ग में इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, मतलब यहाँ से इस प्रकार से ये चक्कर लगाते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या है ऐसे चक्कर गोल गोल इसमें लगाते हुए लास्ट में कहाँ, नाभिक में। तो ये वर्तुलाकार मार्ग होता है। अब ये वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाने वाली बात जो है यह इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली हो गई। क्यों हुई? क्योंकि जब वर्तुलाकार मार्ग में नाभिक चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा, वह अपनी ऊर्जा खो देगा और वह नाभिक के अंदर गिर जाएगा और परमाणु जो है वो नष्ट हो जाएगा, यानी अस्थिर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु स्थिर होता है, उसमें ऐसा अस्थिरता नहीं होती है। तो यह इसकी कमी थी रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल की। इसको थोड़ा सा हम एक बार यहाँ से और मैं इसको आपके लिए स्पष्ट कर देता हूँ। रदरफोर्ड का ये परीक्षा में अक्सर पूछा भी जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये हम इस प्रकार से जो चित्र इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो वृत्त या सारे सर्कल्स जो बने हुए हैं या परमाणु को प्रदर्शित कर रहे हैं। बीच में जो डॉट बना है वो उसका नाभिक कहला रहा है। आप देख सकते हैं परमाणु के अंदर ज़्यादातर भाग क्या है, खोखला है, खाली है, इसलिए आर पार वहाँ से कण निकल जा रहे हैं। वहीं पर आप देखिए जो भाग टकरा कर आ रहा है नाभिक से, वहाँ पर ये वहाँ से टकरा करके परमाणु के नाभिक से अल्फा कण वापस आ जा रहा है। तो बिल्कुल नाभिक बिल्कुल सेंटर में है। और कुछ विक्षेपित हो रहे हैं, वो इसलिए विक्षेपित हो रहे हैं क्योंकि वहाँ से क्या हो रहा है, जब परमाणु का नाभिक जब यहाँ जैसे हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है, परमाणु के नाभिक के पास से जब ये गुजर रहा है तो नाभिक ने उसको थोड़ा प्रतिकर्षित कर दिया, तो वो उधर से तिरछा हो गया, उसका रास्ता बदल गया, जबकि यहाँ पर इसी मार्ग से टकरा कर वापस आ गया। तो इस प्रकार से हमारे ये कुछ परिणाम और इसके निष्कर्ष निकलते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो बताया हमको कि जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु उनके हमको बताए वो आप नोट कर लीजिए और इनके आधार पर हम इनको लिख सकते हैं इसके परमाणु मॉडल के बारे में। ठीक है। अब इसकी कमी क्या थी? तो इसकी कमी वही थी कि जो अच्छा इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहा उन्होंने, विविक्त कक्षा कहा। यहाँ पर इनका विकिरण जो होगा, सॉरी विविक्त कक्षा के बारे में नील्स बोर ने कहा था। यहाँ पर जो वर्तुलाकार मार्ग की बात कर रहे थे हम अभी, तो वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाता है, ये महत्वपूर्ण बात है और वही उनकी कमी थी। तो इसीलिए इस परमाणु मॉडल को मान्य नहीं किया गया। लेकिन हाँ, जो इन्होंने नाभिक की खोज की वो उसको मान्यता मिल गई। तो और ये भी पता चला कि परमाणु को जितना भी द्रव्यमान होता है, यानी सारा का सारा उसका जो मैटर होता है, सारा भार जो होता है वह कहाँ होता है, उसके नाभिक में ही होता है, क्योंकि बाकी का भाग तो उसका क्या है, रिक्त है या खाली होता है। तो फिर नेक्स्ट इसी को आधार मान करके फिर नील्स बोर जो थे उन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल फिर से प्रस्तुत किया, जिन्होंने रदरफोर्ड के जो मॉडल में कमियां थी उसमें कुछ सुधार किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अर्थात उन कक्षाओं की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है एक निश्चित रास्ते पर, इसी प्रकार चंद्रमा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है एक निश्चित रास्ते पर। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उनको हम बोलते हैं कक्ष, और इनको हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इनको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, के, एल, एम, एन, या फिर संख्या के रूप में 1, 2, 3, 4 या 5, 6 आगे जो भी हैं। हम इसको अभी चित्र के माध्यम से भी समझेंगे, पहले हम इसके बिंदुओं पे थोड़ी बात कर लें। फिर जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसका ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, जबकि रदरफोर्ड वाला जो है उसमें क्या ऊर्जा का विकिरण हो जाता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जा स्तर है, इसलिए उसका विकिरण नहीं होता, मतलब ऊर्जा समाप्त नहीं होती और वो निरंतर चक्कर लगाता रहता है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किए। ये देखिए, ये है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। यहाँ पर आपको बिल्कुल सेंटर में जो डॉट दिखाई दे रहा है वह क्या है, परमाणु का नाभिक है ना, मतलब ये खोखला भाग है, सॉरी ये पूरा द्रव्यमान वाला ठोस भाग होता है। बाकी जो यहाँ पर आपको वृत्त पहला सर्कल दिखाई दे रहा है, ये इसकी पहली कक्षा है जिसको हम के कक्षा भी कह सकते हैं। और यहाँ पर एन बराबर के को हम किसके बराबर मान लेते हैं, पहली कक्षा है इसलिए 1।
एल जो है वो दूसरी कक्षा दूसरा वृत्त है, एन जो है वो एम जो है वो तीसरी कक्षा हो गई, एन जो है वो चौथी कक्षा हो जाएगी। इस प्रकार से 1 2 3 4 ये कक्षाओं के रूप में हम उनको व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यह कक्षाएं वास्तव में होती नहीं है, यह एक काल्पनिक है, यह केवल एक रास्ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या है चक्कर लगाते हैं, ये ऊर्जा के स्तर हैं इनके, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको मानेंगे। अब अगली समस्या ये थी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, प्रोटॉन की संख्या क्या हो, और इनमें हमने 1 2 3 4 5 6 ये आगे की कक्षाएं हम क्यों बनाएं इसके अंदर। तो यहाँ थोड़ा सा समझना है कि जो भी परमाणु होता है, जो भी एटम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यदि मान लीजिए किसी परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 तो उसमें 10 प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि परमाणु क्या होता है विद्युत उदासीन होता है। तो 10 प्रोटॉन कहाँ होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा, मतलब वह परमाणु में कैसे व्यवस्थित होंगे, यह भी एक समस्या थी। तो इसके लिए बोरबरी जो है उनके नियम का प्रयोग किया गया। बोरबरी का नियम क्या है, वह बताता है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। तो यहाँ बोरबरी के नियम के बारे में हम चर्चा करें तो देखिए, पहला, इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूत्र 2n², सूत्र क्या है यहाँ पर 2n² का सूत्र दिया गया है, इस 2n² सूत्र के अनुसार ही भरा जाएगा। ये देखिए 2n² के द्वारा हम उसको फिलअप करेंगे या भरेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। अब कैसे, देखिए n जो है यहाँ पर क्या है कक्षा है, तो n को क्या मान लिया गया है यहाँ पर कक्षा। देखिए n बराबर कक्षा। अब यहाँ पर हम कक्षा हमने अभी पढ़ी k l m n, तो इस या पहली k मतलब पहली कक्षा, l मतलब दूसरी, m मतलब तीसरी और n मतलब चौथी कक्षा। तो देखिए पहली कक्षा में 2 गुणित अब 1 का वर्ग 2n² के अनुसार क्या हो जाएगा 2 गुणित 1 का वर्ग, तो बराबर आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 में इसका करेंगे हल तो 2 आ जाएगा। अर्थात पहली जो कक्षा होगी यानी पहला जो सर्कल होगा उसमें हम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने भर सकते हैं 2, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है 3 है, तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। पहली कक्षा मीन्स ये फर्स्ट वाला जो सर्कल ये बना हुआ है, ये फर्स्ट सर्कल के अंदर, फर्स्ट सर्कल में हम कितना भर सकते हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स को। 2 से अधिक अलग इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में जाएगा, दूसरी कक्षा में जाएगा, सॉरी। तो अब हम दूसरी कक्षा के लिए भी वही बोरबरी का नियम हम देखें, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो एल कोश में 2 गुणित 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब कितना हो गया 4, तो 2 गुणित 4 बराबर हो गया 8। तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यानी एल कोश के अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32। हम n के स्थान पर कक्षाओं की 1 2 3 4 संख्या लिख दें तो हमारे पास उसमें भरे जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाती है। ध्यान रखना है यहाँ पर सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है 8 हो सकती है। अब परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो मैंने अभी आपको इसके बारे में बता दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ से परमाणु संख्या को हम एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। तो जितने प्रोटॉन होंगे किसी भी परमाणु के अंदर, यदि मान लीजिए 4 प्रोटॉन है परमाणु में तो कितने उसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। यदि उसमें 8 प्रोटॉन है तो 8 हो जाएगी, 12 प्रोटॉन है तो 12 हो जाएगी परमाणु संख्या उसकी। तो परमाणु संख्या बराबर होते हैं प्रोटॉनों की संख्या, अर्थात परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहेंगे और इसको हम Z से लिखते हैं या Z से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान या भार, इसको परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है या परमाणु भार भी या एटॉमिक मास भी कहा जाता है। यह क्या होती है, तो देखिए हमने अभी बात की थी परमाणु का जो नाभिक होता है उसका संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है, उसके नाभिक में ही होता है। अब नाभिक के अंदर 2 कण पाए जाते हैं जिनको न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है सामूहिक रूप से। कौन से हैं 2 कण, एक होता है प्रोटॉन जो धनावेशित होता है, दूसरा होता है न्यूट्रॉन जो ऋणावेशित कण होता है। तो इस प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
यह दोनों कण वहाँ पाए जाते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि लगभग 2000 गुना अधिक भारी होते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में। तो इसका मतलब संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है परमाणु का वह कहाँ होता है, उसके नाभिक में, क्योंकि प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी मिले हुए हैं। न्यूट्रॉन पर हालांकि चार्ज नहीं होता है ना, अनावेशित कण है। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या यानी P प्लस N इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो है परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है, जिसको हम A से प्रदर्शित करते हैं। अब तत्वों के बारे में हम बात करें, तत्वों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ये द्रव्यमान और क्रमांक को तत्व में, तो देखिए ये इसका इस प्रकार से किया जाता है। इसका तरीका देख लीजिए आप कैसे। जैसे हमने तत्व का प्रतीक लिखिया, मान लीजिए प्रतीक तत्व है जो भी हो, N हो, O हो, C हो। फिर द्रव्यमान को हम लेफ्ट हैंड पे ऊपर साइड लिख देते हैं और परमाणु संख्या उसकी कहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 12/6 और कार्बन, बटे लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। 12 लिख दिया C के ऊपर, मतलब 12 उसका क्या है, परमाणु का द्रव्यमान है, और जो 6 लिखा है वो उसका क्या है, परमाणु क्रमांक है। इसी प्रकार से अब आप बताइए सोडियम Na, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, बिल्कुल सही, इसका परमाणु द्रव्यमान है 23 और इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है 11। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त करते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पर इसको आसान तरीका दिया गया है, इसको आप याद करने के लिए। परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के जो तत्व होते हैं इनको आप याद इस प्रकार से कर सकते हैं। हाइड्रोहेली, बेबसी, नाइट्रोवेसी फॉल्स, नेना Mg, ऑल सी पीस, करो अरे क्या खास। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। यह 20 जो 1 से लेकर 20 तक के इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। इनको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये इनके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही यह आपको 10th में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो इनको थोड़ा आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, जिससे आप आसानी से इनको इनके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये जो 1 से 20 तक के आ रहे हैं ना तत्व, इन तत्वों के जितने परमाणु क्रमांक हैं उनको लगभग उनका डबल कर दिया जाए तो उनका परमाणु द्रव्यमान बन जाता है। हाइड्रोजन के अंदर जो है, हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में हम बात करेंगे। सामान्य तौर पर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी एक ही माना जाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट अब समस्थानिक और समभारिक पर। तत्वों के नाम याद रखने का तरीका भी यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, देखिए। ये सब तत्वों के प्रतीक हैं। ये दूसरा तरीका है, इससे भी आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। अब हम तत्वों की यहाँ पर कुछ संरचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिया है प्रश्न में 11। अब परमाणु क्रमांक 11 दिया हुआ है, तो इसमें अब हमको प्रश्न आता है कि अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरना है। कैसे भरेंगे आप इसमें? तो पहली कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो देखिए पहले सर्कल में या कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 2। दूसरा जो कक्षा है उसमें हम मैक्सिमम 8 भर सकते हैं, तो 8 भर दिया, 8 और 2 टोटल कितने हो गए? 10। और तीसरी कक्षा में कितने? हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि 11 है परमाणु संख्या, तो 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट का किस में भर देंगे? तीसरी कक्षा में। यहाँ ध्यान रखना है, यदि किसी का परमाणु संख्या उन्होंने कहा 11 है तो इसका मतलब प्रोटॉन भी 11 है, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके उसके उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इसीलिए हमको उतने ही इलेक्ट्रॉन भरना है जितनी परमाणु संख्या है। तो 11 संख्या है तो 11 इलेक्ट्रॉन भरें। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 10, तो टोटल 2, 8, 10 हो गए, और तीसरी में 1 भरेंगे, मतलब 11 हो गए। अब ये जो 2, 8 और 1 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब यह हमको यह बताता है कि इस परमाणु में 3 कक्षाएं हैं, के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं,
L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और M कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, या पहली कक्षा में 2 है, दूसरी कक्षा में 8 है और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये 1 से 20 तक के जो अपने हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगे जिनके इलेक्ट्रॉनिक संरचना यहाँ पर जो है परमाणु की बताई गई है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये आपकी बुक में भी दी हुई है। जैसे यहाँ पर लिथियम है, लिथियम का आप चलिए इसके आधार पर आप बताइए मुझे, ये 4 चित्र हैं, इसमें से इनका परमाणु क्रमांक क्या है लिथियम का? वेरी गुड। लिथियम जो है Li, जो फर्स्ट वाली इमेज है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 3 है ना, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऊपर लिखा हुआ देखिए 1 है। वेरी गुड। इसी प्रकार से चलिए मुझे बताइए आप इसमें क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है? अब इसको देखकर बताइए, ये क्लोरीन की इमेज मैंने, Cl जो है ये क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक बताइए आप देखकर कितना होगा? इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? वेरी गुड। इसमें इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 17 होगा और इसमें 17 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन की संख्या भी इसमें 17 होगी। इसी प्रकार ऑर्गन को देखिए, ऑर्गन में आप इसकी संख्या देखिए कितनी है? वेरी गुड। ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है। इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो क्या बनेगा? 2 8 8। वेरी गुड। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है एक बात का कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या तो हमेशा बराबर होती है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के साथ में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो ये जरूरी नहीं है। हो भी सकती है बराबर और नहीं भी हो सकती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम या अधिक हो सकती है। इसके आधार पर हम परमाणुओं के अंदर समस्थानिक के बारे में बात करेंगे या समभारिक के बारे में हम आगे समझेंगे, समभारिक के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है समस्थानिक, समस्थानिक को हम आइसोटॉप भी कहते हैं। समस्थानिक को समझने के पहले मैं आपसे समभारिक के बारे में बात करता हूँ। तो समभारिक क्या होते हैं पहले ये देखें। यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा यदि संधि विच्छेद करें, मतलब हिंदी में जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं ना, 2 शब्दों से मिलकर बनाए। सम यानी समान, भारिक मतलब भार, मतलब जिनका परमाणु भार समान होता है। तो ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व, अब हम परमाणु से आगे हम बात करते हैं तत्व की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से यदि मिला है तो उसको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो ऐसे तत्व जिसके अंदर परमाणु भार क्या है? समान हो। ठीक है। और ऐसे तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग हो और परमाणु भार क्या हो? समान हो, या परमाणु द्रव्यमान। देखिए यहाँ परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है ना, तो मैंने आपको बताया परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। तो समभारिक को समझने के लिए हम परमाणु भार से आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ से याद रखें कि ऐसे परमाणु या तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका की परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या हो? एक समान हो, लेकिन इनका जो परमाणु क्रमांक है वह अलग अलग हो, तब हम उसे कहेंगे समभारिक। समभारिक मीन्स आइसोबार। इनको हम क्या कहते हैं? आइसोबार। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आइसोबार कैसे याद रखोगे? जैसे भारिक यानी भार, भार से बार, तो आइसोबार। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है समभारिक या समस्थानिक न पूछकर परीक्षा में क्या आ जाता है? आइसोबार क्या होते हैं। अब आइसोबार, अब अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइसोबार में क्रमांक रहता है चेंज या परमाणु भार चेंज रहता है, ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ से आप थोड़ा समझ लें, समभारिक यानी समभार हो जिसका, यानी परमाणु भार, और भार से बनेगा बार, बार मीन्स आइसोबार। तो यहाँ पर अब इसकी मैं परिभाषा आपको बता दूं समभारिक की, कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी क्या है? परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? एक समान होती है, उसको हम क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पे आर्गन और कैल्शियम की बात करें तो आर्गन की जो परमाणु संख्या है वह क्या है, 18 है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है, 20 है। अब यहाँ देखिए दोनों की परमाणु संख्या क्या हो गई, अलग अलग हो गई, परंतु दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान है वह कितना है, 40 है। मतलब ऑर्गन का परमाणु द्रव्यमान भी 40 है और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान भी 40 है। तो इसीलिए ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, समभारिक। मतलब ये दोनों का भार समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि भाई ऐसा क्यों कि दोनों का परमाणु भार समान कैसे हो सकता है। तो मैंने आपसे कहा था यह न्यूट्रॉन्स के कारण होता है। तो देखिए ऑर्गन में हम बात करें उसका परमाणु भार ऑर्गन का कितना है, यहाँ पर परमाणु संख्या कितनी है, 18 है। इसका मतलब ऑर्गन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। अब परमाणु द्रव्यमान किससे बनता है, तो परमाणु द्रव्यमान बनता है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या से। तो यदि 18 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें, तो हम 40 में से इसको क्या करेंगे, माइनस है जो उसका द्रव्यमान है उसमें से घटा देंगे 18 को, तो जो बचेगा वह हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ऑर्गन में परमाणु संख्या 18 है, तो उसमें से जो प्रोटॉन है वो 18 है और 40 में से 18 को घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आता है 22। तो 22 इसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में इसकी परमाणु संख्या 20 है, तो प्रोटॉन तो 20 होंगे। अब इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे बताइए जरा निकाल कर आप। वेरी गुड, न्यूट्रॉन भी इसमें 20 होंगे। क्यों न्यूट्रॉन 20 होंगे, क्योंकि 40 जो द्रव्यमान है उसमें से हमने प्रोटॉनों की संख्या 20 को हटा दिया, तो जो बच जाएंगे वो शेष आपके न्यूट्रॉन रह जाएंगे। तो 40 में से 20 को माइनस करने पर आंसर आता है 20। तो यहाँ पर जो कैल्शियम है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान है, लेकिन ऑर्गन में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक है। तो मैंने आपसे ये जो बात कही थी कि किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम परमाणु भार यदि हम समझ गए हैं तो अब हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। तो आपको परमाणु भार का केवल एक परिभाषा याद रखिए और इसके दोनों उदाहरण ध्यान रखिए। तो आप समस्थानिक की परिभाषा ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, वो इसके ठीक अपोजिट होती है। इसका मतलब जहाँ समभारिक में परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं और द्रव्यमान संख्या एक समान होती है, वहीं समस्थानिक में क्या होगी, परमाणु क्रमांक एक समान होगा और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। देखिए ये लिखा हुआ है, समस्थानिक को हम आइसोटोप भी कहते हैं। मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में बात बताई थी अभी। तो हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला है प्रोटियम जिसमें 1 लिखा हुआ देखिए, तो मतलब परमाणु क्रमांक भी 1, परमाणु द्रव्यमान भी इसका 1 है। दूसरा है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम में परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान 2, या इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा है ट्राइटियम यानी टी, इसका क्या आएगा, हाइड्रोजन में 1 और 3, मतलब परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान 3। यहाँ देखिए परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार अलग अलग है और परमाणु क्रमांक 1 ही है। तो इस प्रकार से इनको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब इसमें समस्थानिक में भी हम न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में ही हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान 1 है तो इसमें परमाणु क्रमांक भी 1 है, मतलब 1, इसमें प्रोटॉन भी 1 होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, ड्यूटीरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन मिलकर 2 हो जाएगा, इस प्रकार उसका 2 परमाणु द्रव्यमान बनेगा। और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होगी, प्रोटॉन की संख्या 1 होगी। ठीक है, तो इसको आप स्पष्ट तौर पे मैं समझता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं समस्थानिक के उपयोग। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है 2 या 3 अंकों में कि समस्थानिक के क्या उपयोग होते हैं। तो सबसे पहला तो आप देख सकते हैं समस्थानिक का परमाणु भट्टी के रूप में इलेक्ट्रिक भी बनती है, आपको मालूम होगा, यूरेनियम से, है ना। परमाणु बम के रूप में भी परमाणु ऊर्जा जो होती है संयंत्र, वहाँ यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक यहाँ पर होता है इसका यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, 2 रूप रहते हैं इसके, 2 यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है कैंसर के उपचार में जो है वो कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से आपने घेंघा रोग सुना होगा, गले में हो जाता है, जो गला फूल जाता है, आयोडीन की कमी से बोलते हैं, तो यहाँ पर भी आयोडीन के समस्थानिक का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए,
तो ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ पर जो मैंने वन शॉट में इसको शॉर्ट में आपको कंप्लीट किया है, जिसमें मैक्सिमम इसके सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको कंप्लीट की हैं। इसमें आपको तत्वों के प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक, उनके परमाणु द्रव्यमान, उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, के कक्षा में, एल कक्षा में, एम एन कक्षा में कैसे कैसे आप इलेक्ट्रॉनों को वितरण होगा, या आप एक टेबल के माध्यम से आपकी बुक में है उसको एक बार आप देख लेंगे तो आप उसको बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ उसको स्पष्ट रूप से आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहला सही विकल्प इसमें दिए हुए हैं, इसके बारे में आप देखिए। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, चलिए इसका आंसर क्या आएगा बताइए आप जल्दी से। समस्थानिक में क्या होगा? समान भौतिक गुण, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, रासायनिक गुण अलग अलग, या भिन्न परमाणु संख्या। तो समस्थानिक में क्या होगा? इनमें न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो क्या होगी? अलग अलग होगी। हमने अभी देखा था समस्थानिक हाइड्रोजन के बारे में, है ना। तो इसका आंसर आएगा बी वाला। फिर दूसरा है क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, संयोजकता के बारे में मैं आपको यहाँ नहीं बता पाया था, चलिए मैं इसको थोड़ा सा पहले स्पष्ट कर दूँ संयोजकता क्या होती है, फिर हम इसके बारे में आपको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए कि कोई भी परमाणु जो होता है वह परमाणु मतलब आपने सुना होगा कि परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता, हमने इसके पिछले अध्याय में चर्चा की थी। तो परमाणु किसी न किसी के साथ जुड़ता है और यौगिक का निर्माण करता है या अणु का निर्माण करता है। तो कैसे अणु बनाएगा परमाणु? वो जुड़ेगा क्यों? और आपने सुना होगा कि जल का अणु बनता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही संयोग होता है, तो ऐसा क्यों? तो उसका कारण होता है संयोजकता। संयोजकता मतलब संयोजन करने की क्षमता, यानी जुड़ने की क्षमता। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम में अगर हम परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 11 के आधार पर, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और जो क्लोरीन है इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार 17 होगा। और ऐसा देखा गया है कि जिस परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, मतलब अष्टक पूर्ण होता है, वह क्या होता है? वह स्थायी हो जाता है, मतलब वह स्वतंत्र बन जाता है, फिर वो किसी से क्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो सोडियम है, सोडियम की आखिरी कक्षा में हमने बताई 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? अपने को 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले वो, या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। यदि वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो ऐसी परिस्थिति में उसकी दूसरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो इस प्रकार से वो क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। ठीक है, और उसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन यदि वो किसी को दे सकता है, वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा नहीं, क्योंकि वो आसान काम नहीं है, इसलिए वो किसी को 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। ठीक है, तो वो धनायन का निर्माण करेगा, मतलब Na के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई है? कम हो गई है। अब यहाँ पर सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही है, क्योंकि 11 उसका परमाणु क्रमांक है, इसलिए उस पर प्रोटॉन का चार्ज बढ़ने से वह धनावेशित बन जाता है। और दूसरी बात, वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा मतलब देने वाला क्या होता है? दाता होता है। दाता मतलब धनवान, यानी धनावेश। तो इस प्रकार से उस पर धनावेश आता जाता है। तो हम कहेंगे इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसीलिए सोडियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 1, और 1 दिया है इसलिए +1, तो हम उसको संयोजकता के रूप में क्या लिखेंगे? +1। और क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट में 17 परमाणु क्रमांक है उसका। तो क्लोरीन के अंदर, यहाँ पर दूसरे प्रश्न पर मैं अब चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पर संयोजकता के आधार पर, कि क्लोरीन में जो आयन के अंदर परमाणु में संयोजकता कोष के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने? लास्ट वाली कक्षा में, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे तो नहीं सकता है, तो ये क्या करेगा? किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मान लीजिए सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है, तो इसके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18, मतलब 8 हो गए, सॉरी। तो यहाँ इसका आंसर आएगा स। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाएंगे।
और यह ऋण आयन बना लेगा, जैसे ऋण आयन, क्योंकि यह ऋणी हो गया, किसी से कर्ज ले लिया इसने, ठीक है, तो इसलिए यह ऋण आयन बन जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले 7 थी, इधर मतलब 17 थी, अब कितनी हो गई, 18 हो गई है। तो इसीलिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसीलिए आखिरी कक्षा में जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसी के आधार पर संयोजकता निर्धारित होती है। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, सवाला 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें। Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। और इस प्रकार से क्लोरीन और सोडियम दोनों मिलकर एक नया अणु या नया यौगिक बनाते हैं, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। चलिए, तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसमें, चलिए बताइए, मैं अभी इस पर आपसे चर्चा कर रहा था। वेरी गुड। तो इसका आएगा लास्ट वाला 2, 8 और 1। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, चलिए बताइए। वेरी गुड, इसका आंसर आएगा अ, परमाणु के केंद्रक के लिए। तो संयोजकता की परिभाषा आपको स्पष्ट हो गई होगी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनको त्यागना या ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वह उसकी संयोजन क्षमता या संयोजकता कहलाती है। इसको वैलेंसी भी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो उसको हम धन 1 कहेंगे संयोजकता। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो उसको संयोजकता +2 हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, उसकी संयोजकता +3 हो जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, अब 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर पे आ गया 50-50, तो 4 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता वाला होता है कार्बन, जिसका हम 10th में अच्छे से अध्ययन करेंगे। वह सहसंयोजक बंध बनाता है। तो +4 भी हो सकती है संयोजकता और -4 भी हो सकती है। इसके बाद यदि उसकी आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब उसको 3 इलेक्ट्रॉन की और अगर आवश्यकता मिल गई तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, वो क्या करेगा, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब उसकी संयोजकता -3 हो जाएगी। यदि 6 है इलेक्ट्रॉन लास्ट में तो उसकी संयोजकता -2, यदि उसके 7 है तो -1 हो जाएगी। यदि 8 है उसकी लास्ट कक्षा में पहले से, जैसे ऑर्गन में है, तो उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। मतलब वह परमाणु स्वतंत्र रूप से वह रह सकता है, वो अपने आप में तत्व है, वह किसी से भी क्रिया नहीं करेगा और उसको हम अक्रिय कहेंगे। तो इस प्रकार हम ऑर्गन को एक अक्रिय गैस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो आंसर आएगा हमारा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग प्रकीर्णन वाला, तो इसका आंसर आएगा ए, परमाणु केंद्रक। फिर सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी, वेरी गुड, तो सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हुई थी इलेक्ट्रॉन की। यह आंसर दिए हुए हैं, आप इनको टैली कर लीजिए। यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है 6 का अ वाला, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, तो यह किसने दिया था, जे थॉमसन ने। ठीक है, पहले का ब, दूसरे का स, यहाँ पर देखिए आप आंसर, पहले का ब, फिर दूसरे का स, और तीसरे का क्या है आपका द, और ये आंसर आ गए। चलिए नेक्स्ट हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा लॉन्ग ना हो तो हम इस पर शॉर्ट में आपको बता देते हैं। देखिए, खाली स्थान एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो क्या आते हैं, समस्थानिक है इसका आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर दूसरा है खाली स्थान वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, लेकिन तो यहाँ समभारिक आ जाएगा। अल्फा कण क्या है, धनावेशित होते हैं, मैंने बताया ही था। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण, उदासीन कण का मतलब जिस पे कोई चार्ज ना हो, ठीक है, तो वो होता है न्यूट्रॉन या न्यूट्रल, इसीलिए नाम बना है इसका न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल। गाड़ी में भी आप देखते हैं ना, गाड़ी गियर में होती है तो गियर में कहा जाते, और बाकी न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल जो है मतलब उदासीन, यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 1/2000 गुना होता है। चलिए यहाँ नेक्स्ट है सत्य असत्य चुनिए। तो पहला, थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज की, बिल्कुल गलत है, यह असत्य। एल्यूमिनियम में प्रोटॉन संख्या 13, यह सत्य है। हाइड्रोजन की संयोजकता 2, तो ये असत्य है। अल्फा कण द्विआश्रित हीलियम कल, ये बिल्कुल सत्य है। परमाणु विद्युत उदासीन, सत्य। अब यहाँ पर हमने बात की थी आपसे कि ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए इनके। कैथोड किरणों की खोज की थी ई गोल्ड स्टीन ने, ठीक है। फिर
यदि किसी परमाणु में, सॉरी यहाँ पर कैथोड किरणें नहीं, वो कैनाल किरणें हैं, ठीक है, कैनाल किरणों के, कैथोड के किरणों के ऊपर तो प्रयोग किया था अपने जे टॉमसन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है परमाणु नाभिक की खोज। तो परमाणु नाभिक की खोज प्रश्न क्रमांक 3, ये किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। प्रश्न दूसरा हमारा छूट गया है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं? तो कोई आवेश नहीं होगा, परमाणु उदासीन होगा। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो प्लस माइनस दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये परमाणु उदासीन हो जाएगा। फिर प्रश्न चौथा है क्लोरीन के समस्थानिक के सूत्र। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं क्लोरीन के समस्थानिक के सूत्र। एक के परमाणु क्रमांक 17 और 35 द्रव्यमान है उसका, और दूसरा क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 और उसका द्रव्यमान है 37, ठीक है। इनका एवरेज निकाल करके जो है हम इसका क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 रखते हैं, मानते हैं, ठीक है, सामान्य तौर पर। इनकी संरचना का आरेख बनाइए, देखिए। तो सोडियम का ये मैंने वैसे आपको बता दिया है, चलिए आप इसका अभ्यास करके देखिएगा घर पे, ठीक है। जैसे परमाणु क्रमांक यहाँ पर मैं सोडियम के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सोडियम का यहाँ बना हुआ है, देख सकते हैं आप किस प्रकार से बनेगा। ये देखिए, पहली कक्षा में हमने बीच में Na लिख दिया, मीन्स उसका प्रतीक लिख दिया। पहली कक्षा या पहले सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी में 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हो जाएगा। के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 और एम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी। ये सही जोड़ी मिलाना है इसमें। तो देखिए, सही जोड़ी भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। गोल्डस्टीन का क्या आ जाएगा? केनॉल रे, है ना, केनॉल रे की खोज की थी, केनॉल किरणें की। हाइड्रोजन समस्थानिक का क्या आ जाएगा इसमें? हाइड्रोजन समस्थानिक कितने? 3 है, इसलिए 3 आ जाएगा द वाला। फिर अनावेशित कण क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। मैग्नीशियम का क्या लिखा जाता है सूत्र? Mg, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम का Mg। कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा जाएगा 6। चलिए, लघुत्तरी किरणें, जो प्रश्न है केनॉल किरणें क्या होती हैं? तो केनॉल किरणें जो है ई गोल्डस्टीन ने इनकी खोज की थी 1886 में, जिनको क्या, ये धनावेशित किरणें होती है, इनको केनॉल किरणें कहा गया। कार्बन और सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरी में 4 हो जाएगा। सोडियम का अपन पहले पढ़ ही चुके हैं, पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये 3 कक्षाओं वाले बोर का परमाणु मॉडल अगर बनाने को आता है तो हम केवल 3 कक्षाएं बनाएंगे, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, या के, एल और एम। इस प्रकार से आप इसका चित्र बना दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, अगर किसी परमाणु का के और एल कोश भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो आपको पता है के यानी पहली कक्षा, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। दूसरी कक्षा एल है, वो भी भरा हुआ है, मतलब 8, तो 2 और 8 कितने हो गए? 10 हो गए। इस प्रकार कुल संख्या कितनी हो जाएगी परमाणु की इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो जाएगी। प्रश्न 5वां है, यदि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तो परमाणु की संख्या क्या है? परमाणु संख्या भी 8 होगी निश्चित तौर पे, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है, और उतने ही प्रोटॉन है उतने ही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है, क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। प्रश्न लघुत्तरीय के अंतर्गत देख सकते हैं समस्थानिक क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जिनका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न होता है वह समस्थानिक। जैसे क्लोरीन के यहाँ पर 2 समस्थानिक दिए हुए हैं, एक का परमाणु क्रमांक 17 है और इनका परमाणु क्रमांक 17 है और परमाणु भार अलग अलग 35 और 37 है। ऐसे हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समभारिक का मतलब समान भार हो जिसका, अर्थात परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, जैसे ऑर्गन है, फिर पोटाश मतलब पोटेशियम, के और कैल्शियम, ये तीनों जो हैं समभारिक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किन वैज्ञानिकों ने की? उनके बारे में इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। परमाणु संख्या के बारे में बता ही दिया था मैंने आपको पहले ही, कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन है उनकी संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहेंगे और इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। इनकी न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हम इस प्रकार से न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात कर सकते हैं।
सोडियम यानी Na का परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु द्रव्यमान 23 दिया है। तो हमें पता है 23 में से यदि हम क्या करेंगे 11 को घटा देंगे, क्योंकि द्रव्यमान मतलब उसमें क्या क्या आता है, द्रव्यमान में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी इसमें 11 है। तो द्रव्यमान संख्या में से यदि हम प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे तो जो बचेगी वो हमारी न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। इस प्रकार 23 में से 11 घटाने पर 12 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो ये बहुत सरल है, ये क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। ये चित्र आपने पोटेशियम का दिया हुआ है, तो देखिए पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8, चौथी में 1। ये उच्च कक्षाओं में आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस प्रकार से कक्षा में कोश बनाएं तो पहली कक्षा में तो 2 बनेगा, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में भी 8 भरना है, और फिर चौथी कक्षा में 18, फिर पाँचवीं में भी 18, 2 8, 2 8 8, 18 18, ठीक है। हालांकि इतने तक आपका ये आएगा ही नहीं परीक्षा में आपको, बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना है, 32 तक तो जाता ही नहीं है ना, 8 8 18 18 पे ही कंप्लीट हो जाता है। चलिए, रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की सीमाएं मतलब इसकी कमियां क्या थी, ये प्रश्न इस प्रकार से भी कभी कभी पूछा जाता है। तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने बताया कि वो क्या है, नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो कैसे लगाता है, एक वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाता है, और ये जब गति करेगा तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, पर जो इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी विकिरित हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, उसकी कक्षा छोटी होती चली जाएगी, और वो कहाँ चला जाएगा, उसके नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ये संभव नहीं है। तो ये इसकी कमी थी। सचित्र समझाइए। अभी हमने आपको ऊपर चित्र समझाया था, इसमें अल्फा कणों की बौछार करके आपको बताना है, और उन्होंने क्या क्या बताए, उनके रिजल्ट क्या रहे, निष्कर्ष, उसके बारे में आपको बताना है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है, ये चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं शॉर्टकट में। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में नाभिक है, इसके सेंटर में है ना, प्लस से दर्शाया गया है, जहाँ से एक प्रोटॉन, ये जो अल्फा कण जा रहा है, ये टकरा कर वापस आ रहा है उसी मार्ग में। कुछ विक्षेपित हो गए, कुछ सीधे निकल गए। ये रदरफोर्ड जो लॉ है, या उसका एक्सपेरिमेंट है, सॉरी, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हम यदि इनकी तुलना करें, इनका अंतर, तो हम बात करें कि गुण आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश इस पर होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर भी यही आवेश होता है, क्योंकि दोनों समान होता है आवेश दोनों पर, बस अंतर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है, प्रोटॉन पर प्लस में होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए उसको हमने क्या लिखा है, 0। खोजकर्ता जे टॉमसन है इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन के चैडविक। परमाणु में स्थिति, तो परमाणु में नाभिक कहाँ है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन जो है वो नाभिक में मिलते हैं, और न्यूट्रॉन भी नाभिक में ही प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है समस्थानिक की परिभाषा, ये हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, इसको दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। इसमें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के बारे में यहाँ पर बताया है, इनके उपयोग भी हम अभी पढ़ चुके हैं। 2 परमाणु स्पीसीज के केंद्र का संगठन नीचे दिया गया है। यहाँ पर x तथा y, ये दोनों की आपको द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है। प्रोटॉन भी 6 है x में, और y में 6, न्यूट्रॉन भी 6 और y में कितने, 8 है। तो इसको हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं, इनका संगठन दिया हुआ, तो कैसे, x और y की द्रव्यमान संख्या हमको ज्ञात करना है। तो x की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन अगर 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है, तो क्या हो गया, हम दोनों का प्लस कर देंगे, तो 6 और 6 क्या हो जाएंगी, 12 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर y में भी 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो दोनों को प्लस करने पर हमारे कितने हो जाएंगे, 14 या 14, इसका आंसर आ जाएगा। ये दोनों ही क्या है, समस्थानिक है। अब यहाँ सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी हम समझ लें, लास्ट है ये क्वेश्चन। तो देखिए, संयोजकता, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ कि संयोजकता क्या होती है, किसी भी परमाणु द्वारा अपनी बाह्यतम मतलब सबसे बाहर की कक्षा है ना, या लास्ट की जो कक्षा है, उसको पूर्ण रूप से भरने के लिए वो या तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, या उनको त्यागेगा यानी किसी को देगा, या साझेदारी भी कर सकता है किसी के साथ। तो जिसकी उसको आवश्यकता होती है, इसी आवश्यकता को या इसी क्षमता को हम उसकी क्या कहते हैं,
परमाणु संयोजकता, अर्थात किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने या त्यागने की क्षमता उसकी क्या कहलाती है, परमाणु की संयोजकता कहलाती है। जैसे उदाहरण यहाँ पर ऑक्सीजन का दिया है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है और इसकी जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6 आएंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो ये किसी को देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, 2 किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी, यहाँ पर 2 लिखिए, 2 नहीं होगी, इसकी संयोजकता -2 होगी। ठीक है, तो -2 लिखना है आपको। तो संयोजकता को जब भी लिखें तो -2 में या ऋण या धन उसके पहले अवश्य लगाएं। ठीक है, इसी प्रकार सिलिकॉन का उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। चलिए, तो मैं समझता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप इससे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।